अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कोर्स। आगे मूव करने से पहले लेट्स हैव अ रिकैप के लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने क्या चीज़ डिस्कस किया था। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है डॉट नेट या सी शार्प के अंदर, वह है जी प्रॉपर्टीज़। हमने देखा कि जावा और सी प्लस प्लस सी लैंग्वेज जो है वो गेटर्स एंड सेटर्स को सपोर्ट करती है। तो गेट में क्या होगा कि जो इस वक्त करंट स्टेट है वेरिएबल के ऑब्जेक्ट की, वो रिटर्न होगी, और सेटिंग में उसकी स्टेट को हम मॉडिफाई कर सकते हैं। जो डॉट नेट या सी शार्प है उसने ये जो गेटर सेटर का कॉन्सेप्ट है इसको मॉडिफाई किया इनटू द फॉर्म ऑफ प्रॉपर्टीज़। तो रूल ऑफ थंब क्या था कि एक जो प्रॉपर्टी है तो सबसे पहले जो उसका मैं सिग्नेचर आपको बताने लगा हूँ। तो सबसे पहले क्या है जी कि इसमें आपने बताना है कि एक्सेसिबिलिटी क्या है। क्या एक प्रॉपर्टी शुड बी पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड क्या होनी चाहिए। उसके बाद उसकी रिटर्न टाइप क्या होगी। इसका मैंने कोई जनरल सा फार्मूला ये बताया था कि जिस वेरिएबल मतलब ये जो फील्ड है, डेटा फील्ड है या डेटा मेंबर या एट्रीब्यूट है किसी क्लास का, जिस डेटा फील्ड के लिए आपने प्रॉपर्टी लिखनी है उस डेटा फील्ड की जो भी टाइप है प्रॉपर्टी की वही रिटर्न टाइप होगी। एग्जाम्पल है, लास्ट वीक में हमने कहा था प्राइवेट स्ट्रिंग नेम। तो जब हमने नेम की प्रॉपर्टी लिखी थी तो नेम की डेटा टाइप चूँकि स्ट्रिंग है तो हम लोगों ने प्रॉपर्टी की रिटर्न टाइप भी स्ट्रिंग लिखी थी। इसी तरह से नेक्स्ट हमारे पास था कि प्राइवेट स्ट्रिंग रजिस्ट्रेशन नंबर। तो हमने जब रजिस्ट्रेशन नंबर की प्रॉपर्टी को लिखा तो उसकी रिटर्न टाइप भी स्ट्रिंग कर दी। और थर्ड वन था कि प्राइवेट डबल CGPA। तो जब CGPA की हमने प्रॉपर्टी को लिखा तो हम लोगों ने जो CGPA की प्रॉपर्टी थी उसकी जो रिटर्न टाइप थी उसको हमने डबल डिक्लेयर किया था। तो दैट वाज आवर प्रीवियस प्रैक्टिस जो हमने की। अच्छा, फिर हम लिखते हैं प्रॉपर्टी का नेम। तो मैंने कहा था कन्वेंशन कोई नहीं, रूल कोई नहीं, मैंने आपको अपना स्टाइल बताया था। एग्जांपल है, हमने NEME नेम लिखा था, ऑल वर इन लोअर केस। जबकि जब मैं इसको इसी चीज़ को जो प्रॉपर्टी में लिखना चाहूँगा तो मैंने पास्कल केस फॉलो किया था। उसमें क्या था, जो नेम में से N है वो कैपिटल था। तो आप कोई भी कन्वेंशन फॉलो कर सकते हैं, अंडरस्कोर कर सकते हैं, लेकिन मैं रिकमेंड नहीं करूँगा अंडरस्कोर वाला काम करने की। तो आपने करना कि लिंक डेवलप करना है कि ये डेटा फील्ड है, इस डेटा फील्ड के लिए हम ये प्रॉपर्टी लिख रहे हैं तो एक लिंक डेवलप होना चाहिए, बाकी वो जैसे भी हो जाए। लेकिन नेमिंग कन्वेंशन आर वेरी मच इंपॉर्टेंट। एग्जांपल है, आप लोगों ने एक नेम की प्रॉपर्टी लिखनी जो नेम को गेट सेट करती है। आप उसका नाम रख दें जनाब कंट्री, तो वो वर्किंग तो करेगी, विजुअल स्टूडियो को कोई डिफरेंस नहीं होगा। प्रॉब्लम बचेगा वो लोगों के लिए, डेवलपर्स के लिए। एक डेवलपर कहेगा कंट्री की प्रॉपर्टी है, सेट वो नेम को कर रही है, तो कुछ आपकी अच्छा रेपुटेशन नहीं जाएगी इंडस्ट्री में। तो मेक श्योर कि आप लोगों ने कैसे लिंक रेफरेंस करना है चीज़ों को। अच्छा, तो हर प्रॉपर्टी में आपको नज़र आया उसके फर्दर टू पार्ट्स थे। तो फर्स्ट पार्ट था दैट वाज गेटर पार्ट, तो सेकंड पार्ट था दैट वाज सेटर पार्ट। तो गेट में हमने क्या किया, गेट एक कीवर्ड है, तो गेट में हमने ब्रेसेस लगा के उसके बीच में लिखा रिटर्न नेम, मतलब जिस फील्ड को वो लिंक कर रहा है उसको रिटर्न कर दे। और सेटर में हमने क्या किया कि जिस फील्ड को सेट करना है, जैसे हमारे मामले में नेम हो सकती है, डिसिप्लिन है, डिपार्टमेंट है, CGPA है, रजिस्ट्रेशन नंबर है, तो हमने लिखा CGPA इज इक्वल टू। अब चूंकि हमने को इसको पैरामीटर तो पास हो, यहाँ पे कीवर्ड यूज़ करना पड़ेगा वैल्यू। तो हमने कहा इस वैल्यू को इसमें असाइन कर देना और हमारा काम फिट हो जाएगा। ठीक हो गया। अच्छा, अब इसमें एक नेक्स्ट टास्क क्या था, जिसमें एक नेक्स्ट टास्क ये है कि ठीक है जी, हमने ये काम तो कर लिया, लेकिन एक थोड़ा सा हम इम्प्रूवमेंट की तरफ जाना चाहते हैं कि आप लोगों का डेटा सेट हो गया, ठीक हो गया, ये डेटाबेस की वैल्यू आ गई, डेटाबेस में चला गया। अब हम चाहते हैं जैसे डेटाबेस से फैचो का डेटा आए, आप अपनी अपनी प्रोफाइल को अपडेट करना चाहते हैं। एग्जाम्पल है फेसबुक पे, लेकिन आप जो है ना, आप अपडेट नहीं कर सकते जो आपका है ये ID। ठीक है, इसी तरह से अगर आपने गवर्नमेंट जॉब पे आपका सिलेक्शन हो गई है तो हम नहीं चाहेंगे जी कि आप अपने डेट ऑफ बर्थ चेंज कर सकें। तो ऐसी जगह जहाँ पे हमें मॉडिफिकेशन ये करनी है कि सिर्फ वैल्यू पढ़ी तो जा सके, उसको ओवरराइड नहीं किया जा सके, एडिट ना किया जा सके, तो हम गेटर वाला पार्ट रहने देते हैं, सेटर वाला पार्ट प्रॉपर्टी से जाकर डिलीट कर देते हैं। ठीक है जी। इसी तरह से
अगर हम चाहते हैं कि जी आप इसको ओवरराइट तो कर लें लेकिन रीड नहीं कर सकते, एग्जाम्पल है पासवर्ड, हम चाहते हैं आप अपना पासवर्ड गेट नहीं कर सकते, हाँ नया पासवर्ड यहाँ पे लिख दें, हमें कोई इशू नहीं है। इस मामले में हम गेट वाला जो पार्ट है प्रॉपर्टी के अंदर जा करके उसको डिलीट कर देंगे और जो सेट वाला पार्ट है उसको हम ऐसे रहने देंगे। तो इन सब चीज़ों को फिर हमने प्रैक्टिस किया, विजुअल स्टूडियो को यूज़ करते हमने कोड किया और फिर हमने ऑटोमेटिक प्रॉपर्टीज़ की बात की। ऑटोमेटिक प्रॉपर्टीज़ में हम क्या कर सकते हैं, हमें डेटा फील्ड की भी प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉपर्टी भी लिखना, हम जस्ट पी और पी लिख के डबल टैप प्रेस करेंगे, ऑटोमेटिक प्रॉपर्टी लिखी जाएगी, उसकी डेटा टाइप बताएंगे, नेम बताएंगे और काम खत्म। यहीं से मैंने आपको एक होमवर्क दिया था कि ऑटोमेटिक प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करते हुए क्या हम सैनिटेशन चेकिंग कर सकते हैं। एग्जाम्पल है CGP कैन नॉट बी लेस देन 0 एंड ग्रेटर देन 4, क्या हम ये कर सकते हैं। तो ये आपने मैंने कहा था प्लीज़ ज़रूर इसको अंडरस्टैंड कीजिएगा। तो ये था जी हमारा लास्ट लेक्चर। आज का जो लेक्चर है दैट इज अगेन क्रिटिकल, क्योंकि इसमें मैंने आपको, आप लोगों ने जी जब से प्रोग्रामिंग पढ़ना शुरू की है, एक ऑपरेटर यूज़ करते हैं जिसको कहते हैं इक्वल टू ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर। आप कहते हैं जी इंटीजर नंबर इज इक्वल टू 100, या इंटीजर एज इज इक्वल टू 30, या हम कह सकते हैं जी कंट्री इज इक्वल टू पाकिस्तान या स्वीडन या वट जो भी है। ये जो इक्वल टू साइन है ना, ये असाइनमेंट ऑपरेटर है। कभी कभी तो नहीं, डेफिनेटली इसका दूसरा प्रॉब्लम क्या है, जब हम दोनों की इक्वालिटी करते हैं डबल इक्वल टू साइन लगाते हैं। लेकिन जो असाइनमेंट ऑपरेटर है इसकी कुछ प्रॉब्लम भी हैं जब हम क्लासेस डिक्लेयर करते हैं। क्यों? बेसिकली ये जो इक्वल टू ऑपरेटर है, जब हम इसके थ्रू असाइन करते हैं दूसरे ऑब्जेक्ट को उसकी स्टेट कॉपी करने के लिए। एग्जाम्पल है, मैंने एक ऑब्जेक्ट डिफाइन किया है स्टूडेंट का, या फ़र्ज़ करें मैंने एक टीचर का ऑब्जेक्ट डिफाइन किया है और टीचर नेम है जी नासिर महमूद। तो मैं कहता हूँ जी टीचर नासिर इज इक्वल टू न्यू टीचर, आगे हमने उसका नासिर साहब का नेम, आईडी नेम और उनकी क्वालिफिकेशन लिख दी। फ़र्ज़ करें मैं कहता हूँ उनकी आईडी है जी 100, नेम है जी नासिर महमूद और उनकी क्वालिफिकेशन है जी MS कंप्यूटर इंजीनियरिंग। अच्छा, अब हम चाहते हैं इस डिपार्टमेंट है कंप्यूटर साइंस, और अच्छा अब हमें नज़र आ रहा है काफ़ी कुछ सेम ही है, डिपार्टमेंट भी सेम है, थोड़ा सा डिफरेंस डालना है। तो हम क्या करते हैं, उसकी एक और कॉपी जनरेट कर लेते हैं। मैं लिखता हूँ जी टीचर शाहिद इज इक्वल टू नासिर। अब इसका मतलब क्या है, मैं कहना चाह रहा हूँ कि नासिर का जितना भी डेटा है उसको शाहिद में असाइन कर दो, और सिंपली क्या करो, शाहिद डॉट नेम में जाके कर दो, जहाँ नासिर में मूल उसको शाहिद कर दो। ये चीज़ असाइनमेंट तो कर देगी, कॉपी डेटा कर देगी, लेकिन इसमें अजीब किस्म के प्रॉब्लम आपको नज़र आएंगे। आज हमने ये डिस्कस करना है और इन प्रॉब्लम से बचना कैसे है, इनका ऑल्टरनेट क्या है, उसकी तरफ जाएंगे। तो शुरू करते हैं जी, आप वापस आते हैं। तो मैंने उस हिसाब में आपको जो कॉपी, जो आपको आइडिया दिया है वो दिया है थ्रू स्टूडेंट, इसलिए मैं स्टूडेंट आपकी जो वहाँ पर जो है स्लाइड्स उसमें स्टूडेंट्स हैं, तो मैं कोशिश करता हूँ स्टूडेंट्स के साथ लेकर चलता हूँ। तो जो टीचर वाला है वो फिर आप एज एन असाइनमेंट कर लीजिएगा होमवर्क के तौर पर। तो आते हैं जी वापस विजुअल स्टूडियो की तरफ। तो मैं ज़रा अब आपसे शेयर करना चाहूँगा स्क्रीन। आई होप कि ये हमारा काम थोड़ा सा बेहतर हो जाएगा। लीजिए वापस स्क्रीन पे आते हैं, और स्क्रीन के आने के बाद जनाब हम आते हैं विजुअल स्टूडियो की तरफ वापस। तो विजुअल स्टूडियो में हमारे पास ये जो ऐसी चीज़ है जिसको हम कह सकते हैं किधर ये रहा। अच्छा जी, मैं एक बार फिर चेक कर लूँ कि डेफिनेट तौर पर ये स्क्रीन कॉपी हुई है कि नहीं, क्योंकि स्क्रीन ना कॉपी है तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं जी। ये हमारे पास एक है, हम आते हैं जनाब इधर वापस, और यहाँ से जा कर के हम एक नई क्लास क्रिएट करते हैं। और जनाब वो जो क्लास हमने क्रिएट करनी है दैट इज स्टूडेंट। अगेन मैंने टीचर की एग्जांपल दी है, लेकिन मैं सिर्फ स्टूडेंट को इसलिए प्रेफर कर रहा हूँ कि स्लाइड में इसकी मैंने एग्जांपल दी है। स्टूडेंट के पर्सपेक्टिव से हमें सबसे पहले लिखना है जी प्राइवेट स्ट्रिंग रजिस्ट्रेशन नंबर स्टूडेंट का। उसके बाद हमने लिखना है जी प्राइवेट स्ट्रिंग नेम। मैं कोशिश कर रहा हूँ जितना स्लो टाइप कर सकूँ ताकि आप समझ सकें। मुझे स्टूडेंट कहते हैं जी आपकी टाइपिंग स्पीड काफ़ी तेज़ होती है, तो इसलिए मैं कोशिश करूँगा कि जितना स्लो से स्लो लिख सकूँ। प्राइवेट डबल CGP जी हमारे पास है इसके
डेटा फील्ड। अब हमने करना क्या है, हमने करना ये है कि इनकी प्रॉपर्टी लिखने लगाऊँ। तो पब्लिक, क्योंकि इसकी मैंने प्रॉपर्टी लिखनी है तो इसकी डेटा टाइप है स्ट्रिंग, तो इसकी रिटर्न टाइप स्ट्रिंग होनी चाहिए। तो रजिस्ट्रेशन नंबर, अब आप गौर कीजिएगा, मैंने यहाँ पे इसको फॉलो किया था कैमल केस को, यहाँ पे फॉलो कर रहा हूँ पास्कल केस को। इस पर्सपेक्टिव से हमारा पहले गेट वाला पार्ट आ जाएगा। तो गेट वाले पार्ट में जस्ट ये नेम को रिटर्न कर देगा, और सेट वाले पार्ट में ये क्या करेगा, नेम को जो भी वैल्यू पास की जाएगी वो एडजस्ट कर देगा। दूसरे नंबर पे हमारे पास आएगा पब्लिक स्ट्रिंग, सॉरी दैट शुड बी रजिस्ट्रेशन नंबर, तो हम रजिस्ट्रेशन नंबर को ट्रांसफर कर दें, दैट्स माय मिस्टेक। अच्छा, दूसरे हमारे पास आ जाएगा नेम के लिए। तो नेम की प्रॉपर्टी में जो हमारे पास गेट वाला पोर्शन है उसमें रिटर्न कर देगा नेम को, और सेट वाले पोर्शन में जो भी नेम है उसको जो भी वैल्यू पास की जाएगी वो एडजस्ट कर देगा। ये सेकंड आ गया। थर्ड में पब्लिक रिटर्न टाइप मस्ट बी डबल CGPA इसका है। तो इसमें जनाब गेट वाले पोर्शन में ये रिटर्न कर देगा इस वक्त जो भी CGPA होगा। मैं वो सिंटैक्स चेकिंग नहीं करा फिलहाल, तो हमें इसकी, क्योंकि ये आज का हमारा टॉपिक नहीं है। तो CGPA को जो भी वैल्यू जो पास करेगा उसको ये असाइन कर देगा। उसके बाद हमने एक लिखना है कंस्ट्रक्टर। तो अच्छा, मैं पूरा लिख देता हूँ कंस्ट्रक्टर, आप ये ना कहें कि मैं हमेशा ऐसे करता हूँ। तो स्टूडेंट का कंस्ट्रक्टर है, स्टूडेंट को हम नेम साइन करेंगे, इनफैक्ट पहले रजिस्ट्रेशन नंबर साइन करेंगे, दूसरे नंबर पे स्ट्रिंग नेम साइन करेंगे, एंड थर्ड नंबर पे डबल CGPA साइन करेंगे। अब हमारे पास यहाँ पे दो ऑप्शन है, वी हैव टू ऑप्शन हियर। द फर्स्ट वन इज़ कि हम यहाँ पे लिखें दिस डॉट रजिस्ट्रेशन नंबर इज इक्वल टू रजिस्ट्रेशन नंबर, हम ये भी काम कर सकते हैं। दूसरा हम ये काम कर सकते हैं कि रजिस्ट्रेशन नंबर की जो प्रॉपर्टी है उसके थ्रू रजिस्ट्रेशन नंबर को साइन कर दें। तो इट्स अप टू यू, वट एवर द स्टाइल यू फॉलो। मुझे इसमें कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। तो मैं जस्ट दिस कीवर्ड को याद करवाने के लिए दोबारा दिस कीवर्ड यूज़ करने लगा हूँ। तो आपका अपना स्टाइल है जी प्रोग्रामिंग की, आप इसको फॉलो करते हैं। नेम इज इक्वल दिस डॉट CGPA इज इक्वल टू। आखिरी चीज़ हमें चाहिए वो है जी एक डेटा को डिस्प्ले करने के लिए पब्लिक वॉइड प्रिंट इंफॉर्मेशन। स्टूडेंट इंफॉर्मेशन प्रिंट करेगा, और प्रिंट करने के लिए जनाब हमें सिंपली ये करना पड़ेगा। तो यहाँ पे जा करके इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल लिखना है रजिस्ट्रेशन नंबर, रजिस्ट्रेशन। अगेन यहाँ पे प्रॉपर्टी भी कॉल कर सकते हैं, जैसे भी आपको दिल करता है। चलो मैं यहाँ पे प्रॉपर्टी कॉल कर लेता हूँ ताकि दोनों तरीके से काम करके देख लें। अगेन आपकी अपनी प्रोग्रामिंग एफर्ट है कि आप किसको क्लैरिफाई करते हैं। दूसरे नंबर पे यहाँ पे नेम आ जाएगा, में जनाब जीरो इंडेक्स पे, तो मैं यहाँ पे नेम की प्रॉपर्टी कॉल कर लेता हूँ। आई होप कि आपको अंडरस्टैंडिंग होगी है कि प्रॉपर्टी कॉल करनी है या डेटा CGPA पे कॉल करनी है। इनफैक्ट CGPA जनाब यहाँ पे आ जाएगा जीरो इंडेक्स पे CGPA, ये हमारा यहाँ पे वाइंड अप हो जाएगा। अच्छा, इसके बाद हमें जस्ट फॉर द सेक ऑफ एक स्प्लिटर, तो टू वैल्यूज के इन बिटवीन जा करके हमें पता लगी स्प्लिटिंग हो गई है डेटा की। वैसे इसका कोई खास काम नहीं है, मैं जस्ट आउटपुट दिखाने के लिए क्या हुआ। तो यहाँ पे जी स्टूडेंट नंबर 1 है। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट, मैं ऐसे कहता हूँ जी ये था जी ओरिजिनल स्टूडेंट, या मैं ये कहता हूँ ओरिजिनल इसलिए लिख रहा हूँ कि मैंने स्लाइड में लिखा हुआ है ताकि हम इसको मैप कर सकें मुश्किल में। तो न्यू स्टूडेंट को हमने मैप किया, रजिस्ट्रेशन नंबर शुरू कर दे जी NTU-1001, ठीक है। और साथ में नाम हमने कर दिया जी नासिर महमूद, एंड थर्ड नंबर पर उनको CGPA नासाब, चूँकि माशाल्लाह बड़े पढ़े लिखे बंदे हैं, CGPA देने के लिए। अच्छा, अब इसके बाद जा कर के बच्चों हम ओरिजिनल को कहते हैं अपनी इंफॉर्मेशन को प्रिंट करो, और प्रिंट करने के बाद हम इसको रन करते हैं। लेट्स सी कि क्या हम इसमें अचीव कर पाए अभी तक। नहीं जी, थोड़ा सा इसमें अभी चेकिंग पड़ी है, तो हमें एक टैब का करेक्टर और लगाएंगे तो इंशाल्लाह ये हमारा काम बेहतर हो जाएगा। टैब लगा दें,
यहाँ भी टैब लगा दें और रन करें। ओके जी, रजिस्ट्रेशन नंबर NTU 1001, नेम है जी नासिर महमूद एंड CG पेज को 3.98। ठीक हो गया माशा, वेरी गुड। अब एक्सक्यूज मी, अब इंफॉर्मेशन ये आई है कि हमने एक दूसरा स्टूडेंट डिक्लेयर करना है यहाँ पे कॉपीड के नाम से, और हम चाहते हैं ये है कि जो इस वक्त ओरिजिनल की स्टेट है वो सारी की सारी कॉपी हो जाए कॉपीड ऑब्जेक्ट में। तो अब मैं आप दोनों को यहाँ पे दिखाने लगा हूँ जी कुछ इस मामले में कंसोल डॉट राइट लाइन। तो राइट लाइन में जाकर के यहाँ पे मैं लिखने लगा हूँ जी ओरिजिनल ऑब्जेक्ट की वैल्यू क्या है। पहले इंशाल्लाह आपको वो दिखाने की कोशिश करते हैं, उसके बाद फिर मैं कोशिश करता हूँ इसकी ओरिजिनल ऑब्जेक्ट। हमारे पास ओरिजिनल ऑब्जेक्ट है तो उसकी इंफॉर्मेशन हमने प्रिंट कर दी, और उसके बाद बच्चों हमारे पास है जी कॉपीड ऑब्जेक्ट। इसकी इंफॉर्मेशन में आपके सामने कॉपीड ऑब्जेक्ट, ठीक है जी। तो ये हमारे पास आ जाएगा जी कॉपीड डॉट प्रिंट इंफॉर्मेशन जी। अब आप देखें, हमने सबसे पहले ओरिजिनल ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, उसकी कॉपी असाइनमेंट ऑपरेटर के थ्रू कॉल की जाए, चेक करें। ये वही है जिसकी मैंने आपसे बात की थी कि असाइनमेंट ऑपरेटर को हम यूज़ करेंगे यहाँ पे स्टेट कॉपी करने के लिए, जैसे बाकी जगह पे आपको नज़र आता है। अब आप पूछेंगे बाकी जगह कौन सी। चले मैं आपको इसकी इसी सिनेरियो को मैं थोड़ा सा कमेंट करता हूँ। मैं यहाँ पे कहता हूँ जी कि स्ट्रिंग हिज नेम, एक पर्सन है हिज नेम, तो वो है जी नासिर। और मैं कहता हूँ स्ट्रिंग माई नेम को मैं कहता हूँ जी हिज नेम की कॉपी को ज़रा असाइन तो कर देना। अब मैं कंसोल पे जा करके इन दोनों की इंफॉर्मेशन आपसे शेयर करता हूँ। तो मैं कहता हूँ जी कि इस वक्त जो है ना हिज नेम, जो वेरिएबल हिज नेम है उसकी वैल्यू क्या है। अब आप देख लीजिए बनती है 0 इंडेक्स पे। अब मैं क्या करूँगा जी यहाँ पे जो हिज नेम है उसे कॉपी कर दूँगा। फिर मैं कंसोल पे जा कर के दोबारा यहाँ पे लिखने लगा जी माई नेम। इस मामले में टैब के साथ मैं इसको डिस्प्ले करने की कोशिश करता हूँ जी माई नेम रन करते हैं। अब आप देखें दोनों जगह पे नासिर कॉपी हो चुका है, नासिर कॉपी हो चुके हैं। तो हुआ क्या, इस लाइन ने जो हिज नेम की वैल्यू थी वो कॉपी कर दी है माई नेम के अंदर, इसलिए आपने देखा कि दोनों का आंसर सिमिलर है। ये एक्सेप्टेबल है, ठीक है। अब यही काम हम करने की कोशिश कर रहे हैं इस जगह पे। आई होप कि अब आप अंडरस्टैंडिंग होगी कि मैंने यहाँ पे एक हिज नेम क्रिएट किया ओरिजिनल के नेम से, उसको डेटा पास कर दिया, और फिर इस लाइन पे मैंने एक कॉपी की है कॉपी किया है ओरिजिनल ऑब्जेक्ट को असाइनमेंट ऑपरेटर के थ्रू, ठीक है। तो अब आप देखें फिर सिंपली क्या किया कि मैंने ओरिजिनल की इंफॉर्मेशन को डिस्प्ले कर दिया है, कॉपी को डिस्प्ले कर दिया है। अब जरा चेक करते हैं कि क्या डिफरेंस आया। ये चेक करिए ज़रा, जो ओरिजिनल ऑब्जेक्ट है उसको देख लेते हैं। ओरिजिनल ऑब्जेक्ट है रजिस्ट्रेशन नंबर NTU 1001, नेम है जी नासिर महमूद NCG 3.98। ओके, अब इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद हम आते हैं जी कॉपीड ऑब्जेक्ट पे। तो कॉपीड ऑब्जेक्ट में रजिस्ट्रेशन नंबर 1001 नासिर महमूद 398, ठीक है। अब मैं आती है शुगर वाली बात। लेट्स चेंज द स्टेट। मैं क्या करता हूँ, किसी एक ऑब्जेक्ट की स्टेट चेंज कर ले, ओरिजिनल की कर ले या कॉपीड की कर ले। मैं कॉपीड की कर देता हूँ। चूंकि डेटा कॉपी हुआ है तो ये तो हो नहीं सकता कि दो बंदों का रजिस्ट्रेशन नंबर एक ही सिमिलर हो जाए। तो मैं क्या करूँगा जी कॉपीड डॉट रजिस्ट्रेशन नंबर, कॉपी का रजिस्ट्रेशन नंबर जो है ना उसको मैं चेंज करना होगा। दैट मस्ट बी NTU-1002। क्या ख्याल है, ये तो हो नहीं सकता कि दोनों के नेम चेंज हो। तो मैं सिर्फ ये कर देता हूँ कि सिर्फ हम कहते हैं दो स्टूडेंट्स हैं, CJP भी सिमिलर है, नेम भी सिमिलर है, बट रजिस्ट्रेशन भी खान भी सिमिलर बिकॉज ऑफ प्राइमरी की। तो अब मैं इसको रन करता हूँ तो क्या उम्मीद करते हैं, सबसे पहले ये डिस्प्ले होना चाहिए, ये बिल्कुल ठीक डिस्प्ले होगा। लेकिन अब आप देखेंगे
कि अभी बिल्कुल ठीक डिस्प्ले होगा, बेसिकली ठीक डिस्प्ले है नहीं है। अभी आपको नज़र आ रहा है यहाँ पे 1001 लिखा हुआ है, लेकिन मैं थोड़ा सा आपको बताता हूँ ओरिजिनल ऑब्जेक्ट को। चले मैं इस स्टेट को डिस्प्ले करने से पहले इस जगह पे इसे कॉपी करता हूँ, ठीक है। मतलब मैंने अब क्या किया, ओरिजिनल ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, उसको कॉपी किया, कॉपी करने के बाद जो जिसको कॉपी स्टेट को चेंज किया है उसके बाद जो डिस्प्ले कर दिया ओरिजिनल को और दूसरे को। जी आप चेक कीजिएगा, ये क्या चक्कर है भाई, ओरिजिनल भी 1002 हो चुका है, कॉपीड भी 1002 हो चुका है। ये क्या हुआ, खराब। चले थोड़ा सा और अब चेंज करते हैं। अब हम करते हैं कि ओरिजिनल जो है उसका जो CGPA है वो हम कहते हैं वो बच्चा को ज़्यादा पढ़ नहीं पड़ा, 3.5 कर देते हैं, ठीक है। अब आप देखें ओरिजिनल में मैं चेंज की है, मैंने कॉपीड को कुछ भी नहीं कहा। ये क्या हो रहा है, तो जनाब ये है वो सिनेरियो जो जिस पे जाके हम यहाँ पे फंस जाएंगे। अब हमें करना क्या है, अब मुझे करना ये है कि आपको ये सिनेरियो बताना कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। तो इसके लिए मुझे वापस आना होगा स्लाइड्स पे एंड लेट मी एक्सप्लेन। हम लोगों ने स्टूडेंट 1 क्रिएट किया, स्टूडेंट 14 जो भी था वो हमारे पास आ गया। इसके न्यू ऑपरेटर होगा, न्यू ऑपरेटर सिंपली क्या करें, ये मेमोरी में रैम के ऊपर कहीं जाकर के एक मेमोरी रिजर्व करवाएगा स्टूडेंट टाइप के ऑब्जेक्ट के लिए जिसका नेम होगा std1, और उस पर ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन कुछ इस तरह लाई करेगी। ये आप ये कह लें ये आपके पास जो है ये मेमोरी लोकेशन है रैम की। ओके दैट्स फाइन। पे एसटीडी की एक वैल्यू गई और इस वैल्यू के अंदर 14 NTU 1001 अली NCG पे थी, ये लाइक कर रहा है। अब हम लोगों ने ये है जी वो इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आपको नजर आ रही है, ठीक है। अब इसके बाद दूसरे नंबर पे हमने एक स्टूडेंट ST2 क्रिएट किया न्यू स्टूडेंट के साथ जी 14 NTU 1002 दुआ एंड 14 4। अच्छा अब जैसे ये काम किया तो हमें किसी और जगह पे मेमोरी में, को हमें तो नहीं ना पता, वो तो कंपाइलर कर रहा है कि कहाँ पे मेमोरी रिजर्व होनी चाहिए। तो कंपाइलर ने STD2 के नाम के साथ वैल्यू रिजर्व की। अब हमने कहा कि STD3 जो मेमोरी में कहीं STD3 को लिखो और इसको वो तमाम इंफॉर्मेशन दे दो जो इस वक्त STD1 के पास है, ठीक है। अब क्या हुआ, एक STD क्रिएट हुआ इसी भी जगह पे, और यहाँ पे क्रिएट होने के बाद उसने खुद को लिंक कर दिया STD1। अब बेसिकली है क्या, एक मेमोरी लोकेशन है, दो लोग उसको एक्सेस कर रहे हैं। ये ऐसे से है कि आप लोगों के बीच में मैंने चावलों की प्लेट रख दी है और दो स्टूडेंट्स को उसी प्लेट पे एक्सेस दे दी है। तो होगा क्या, अगर इनमें दोनों में से चावलों को खाना शुरू कर देगा तो चावल तो ख़त्म होना शुरू हो जाएंगे। तो बेसिकली ये हो रहा है कि एक ही प्लेट है, एक ही मेमोरी लोकेशन है, दो जगह पे एक्सेस किया जा रहा है, या आप ये कह रहे हैं कि एक ही बैंक बैलेंस है, दो लोग उसको एक्सेस करते हैं, तो जो भी इसमें चेंजेस आएगा उसमें दोनों इफेक्ट होंगे। तो ये है जी वो चीज़ जो कॉपी कंस्ट्रक्टर क्रिएट करता है, और इस मामले में जनाब इस तरह से लिंक अप हो गई चीज़ों का, ये जो फिनोमिनन है। अच्छा अब इससे भी खतरनाक बात क्या होगी, अगर उन दो भाइयों में से जिनका सेम बैंक अकाउंट है, हम अगर ऐसी परमिशन हो कि एक डिलीट कर दे उस अकाउंट को, दूसरा क्या करेगा, वो एक ऐसी मेमोरी। अच्छा अब यहाँ पे हो क्या रहा है कि रैम के अंदर STD1 को हमने डिलीट कर दिया, हमने इसको अनरेफरेंस कर दिया। STD3 किसको पे रेफर करेगा, क्योंकि हमने तो उससे कहा हुआ कि STD1 की वैल्यू को STD3 में कॉपी कर दो, ये STD3 को ये डिलीट कर दे इस लोकेशन को, एक गार्बेज को ये रेफर करना शुरू कर देगा और ये ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन बन जाएगी। तो हम लोगों ने एक ही मेमोरी लोकेशन को दो जगह पे हमने मास्टर कर दिया, दो लोग उसके ओनर हैं, जो भी चाहे वो कर सकते हैं। ये जो आपको पास सिनेरियो है इसको हम कहते हैं शैलो कॉपी। शैलो कॉपी में क्या होगा कि हमारे पास बिट बाय बिट ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा। अच्छा उसमें क्या होगा, ये सिर्फ रेफरेंस को तो रेफर करेगा, मेमोरी जो एड्रेस है सिर्फ उसको कॉपी करता है, ये नहीं करता कि एक बिल्कुल 100% एक ऑब्जेक्ट कॉपी हुआ उसको किसी दूसरी जगह पे सेव किया गया। यानी कि ये उस
बट रेफरेंस के तौर पर उसका रेफरेंस कॉपी करता है, ना कि उसकी ऊपर जो अवेलेबल डेटा उसको। तो ये है जी वो प्रॉब्लम। अब मैं एक पिक्चर की फॉर्म में आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ बेसिकली है क्या। हम लोगों ने ओरिजिनल ऑब्जेक्ट क्रिएट किया और हमने कॉपीड ऑब्जेक्ट क्रिएट किया। इस जो हम इस पे काम कर रहे हैं, इस पॉइंट ऑफ व्यू से ये दोनों के दोनों सेम ऑब्जेक्ट को रेफर कर रहे हैं, ठीक है। अब तो मैं इसका देखूँ तो अब इसका सोल्यूशन क्या है बच्चों। इसका सोल्यूशन है उसमें कहते हैं डीप कॉपी। तो रूल ऑफ थंब के मुताबिक कंपाइलर हमारे लिए जो जनरेट करेगा वो डीप कॉपी होगी। जो कंपाइलर है अगर हम असाइनमेंट ऑपरेटर के थ्रू असाइन करेंगे तो इसका हम कहना क्या चाहते हैं, हम कंपाइलर से कहना चाहते हैं भाई कि इस ऑब्जेक्ट की स्टेट इसमें कॉपी कर दो, तो इन दोनों के बीच में एक शैलो कॉपी जनरेट कर दो। तो कंपाइलर को हम कहीं बेशक ना के वो शैलो कॉपी ही जनरेट करेगा। अगर शैलो कॉपी अब जनरेशन के बाद जो कुछ होगा, अब आपके सामने जो कुछ हो रहा है, तो ये कंपाइलर की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगी। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि अभी ये जो मेमोरी डेंगलिंग है, मेमोरी अनरेफरेंस से ऐसे काम ना हो, देन वी हैव टू यूज डीप कॉपी। डीप कॉपी कंपाइलर आपके लिए जनरेट नहीं करेगा, आपको खुद कोड करना पड़ेगा, ठीक है। डीप कॉपी क्या होती है? डीप कॉपी में हम फील्ड बाय फील्ड कॉपी करते हैं और फिर क्या होगा, फर्ज करें हमने कहा था STD2 को STD1 की वैल्यू STD2 को असाइन करने में ओरिजिनल की वैल्यू को कॉपीड में असाइन कर। तो डीप कॉपी में क्या होगा, कॉपीड के लिए एक कंप्लीट नई स्पेस बनेगी और जो ओरिजिनल का डेटा था वो सारा का सारा फील्ड बाय फील्ड उसके अंदर कॉपी किया जाएगा। और जो मेमोरी एलोकेट की जाएगी वो डायनामिक होगी, यानी कि 2 स्टेप्स यहाँ पे होंगे। सबसे पहले कॉपीड ऑब्जेक्ट के लिए मेमोरी एलोकेट होगी डायनामिकली। दूसरे नंबर पर जो ओरिजिनल ऑब्जेक्ट था उसकी सारी की सारी स्टेट, सारी की सारी फील्ड्स कॉपी कर दी कॉपीड ऑब्जेक्ट के अंदर। इस चीज को हम कहते हैं डीप कॉपी। अच्छा, अब डीप कॉपी जनरेट करने का क्या तरीका है जी? अब होगा क्या कि ओरिजिनल ऑब्जेक्ट होगा और कॉपीड ऑब्जेक्ट होगा। तो सबसे पहले हमने क्या किया, मेमोरी डायनामिकली क्रिएट और इसको रेफर करेगा जो कुछ भी वैल्यू इसमें पड़ी हुई है। इस तरह कॉपीड में भी मेमोरी एलोकेट होगी और वो कॉपीड ऑब्जेक्ट को हमारे पास नहीं है। अच्छा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये ठीक हो गया जी, ये तो इसकी थ्योरी होगी कि अब मैं रिवाइज करने लगा हूँ कि हम लोगों ने जब असाइनमेंट ऑपरेटर कॉपीड किया एक ऑब्जेक्ट की स्टेट को दूसरे ऑब्जेक्ट में, तो वो डेंगलिंग रेफरेंस का मसला आ गया। मतलब हम एक चेंज कर रहे हैं दूसरी जगह पे चेंज आ रहा है, दूसरे को चेंज करते हैं पहली जगह पे चेंज आ रहा है। तो हमने देखा कि ये हो रहा है ड्यू टू जी क्यों हो रहा है ये हो रहा है ड्यू टू सेम मेमोरी लोकेशन। जो 2 ऑब्जेक्ट हैं सेम मेमोरी लोकेशन को वो रेफर कर रहे हैं। तो अब हमें करना क्या है, बट इट कॉज इसके कहते हैं शैलो कॉपी। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि शैलो कॉपी ना हो, आप चाहते हैं कि इसका डायनामिकली अलग से मेमोरी एलोकेट हो, उसमें डेटा भी जाए, तो फिर हमें जनरेट करना पड़ेगा डीप कॉपी। अब हम डीप कॉपी को कोड करते हैं और फिर इस सिस्टम में से वापस आते हैं। अब हमने करना क्या है बच्चों, वापस आएंगे आप कंस्ट्रक्टर की तरफ। अब यहाँ जा करके आप लोगों ने लिखना है पब्लिक स्टूडेंट। तो इसके अंदर आप लोगों ने बिल्कुल स्टूडेंट टाइप का ऑब्जेक्ट ही पास करना है, ठीक है। अब आप देखिए इससे पहले आपके पास क्या था, यहाँ पे स्ट्रिंग पास हुआ, नेम पास हुआ, CGP पास हुआ, यहाँ पे कंप्लीट स्टूडेंट ऑब्जेक्ट पास करना। अब इसकी स्टेट कैसे, मैं यहाँ पे लिखूंगा कि जो रजिस्ट्रेशन नंबर है उसको असाइन कर देना STD जो डेटा मैंने पास किया गया है उसका रजिस्ट्रेशन नंबर, यानी कि ये जो मैं ऑब्जेक्ट पास कर रहा हूँ इसका रजिस्ट्रेशन नंबर लेना और इसको इसके थ्रू असाइन कर देना। अच्छा, ये दोनों तरीके से हो जाएगा, डॉट रजिस्ट्रेशन नंबर इसके थ्रू भी हो जाएगा। तो इट्स अप टू यू, आप इसको प्रॉपर्टी के थ्रू करना चाहते हैं या फील्ड के थ्रू, इट्स ये आपका अपना प्रोग्रामिंग स्टाइल है, इसमें हमें कोई इशू नहीं है। लेकिन अगर आप लोगों ने प्रॉपर्टीज के अंदर सेशन चेकिंग की हुई है, CGP वगैरह सब चीज़ों की नेम नल ना हो ऐसी चीज़ें, देन यू मस्ट है प्रॉपर्टीज, ठीक है। अब मैं क्या कह रहा हूँ कि नेम को असाइन कर देना स्टूडेंट जो मैं पास कर रहा हूँ उसका नेम, एंड थर्ड वन इज CGP जो है। अब हम जो STD है उसका जो CGP है उसको CGP पास कर देना, ठीक है। बस बच्चों आपने ये सब तीन ये सिर्फ कंस्ट्रक्टर लिखना है। अब ये कंस्ट्रक्टर हमने बता दिया है कि कैसे
डायनामिक मेमोरी एलोकेट करनी है और कैसे फील्ड बाय फील्ड कॉपी कर देनी। अब हमने कंपाइलर की हेल्प कर दी यहाँ पे, तो ये जो इंशाल्लाह आपका जनरेट करेगा दैट इज डीप कॉपी, ये डीप कॉपी जनरेट करेगा। और ये जो आपको पहले नजर आ रहा था ये आपको शैलो कॉपी जनरेट करेगा। आई होप अब थिंग्स आपके पास में क्लियर होंगी। अब ये जो आपको नजर आ रहा है, अब मैं इसको लिखूंगा शैलो कॉपी। ये ओहो यार क्या है, कॉपी, अच्छा आपको तो शैलो को स्पेलिंग किया है। एनीवे, अच्छा अब हमने क्या करना है, इस चीज़ को यहाँ से कर देना है जी कंट्रोल के सी। अब जनाब हम सिंपली क्या करेंगे, अगर हमें इन चीज़ों से बचना है तो अब हमें करना पड़ेगा जी स्टूडेंट कॉपी इज इक्वल टू न्यू स्टूडेंट, और न्यू स्टूडेंट से कहेंगे कि भाई ओरिजिनल स्टूडेंट जो है उसकी वैल्यू को लो, जो कि हमने अभी कहा ना कि वो ऑब्जेक्ट ले सकता है रेफरेंस के तौर पर। अब मैं सिर्फ इन चेंज के बगैर आपको दिखाने लगा हूँ स्टेप नंबर 1 में कि हमने वो चीज़ अचीव कर ली कि नहीं। अब आप देख सकते हैं कि मैं अगर इसको हाईलाइट करूं तो ये मेरे पास ओरिजिनल ऑब्जेक्ट है, तो रजिस्ट्रेशन नंबर है NTU1001, नेम है जी नासिर महमूद एंड CGP 3.98। और अब मैं आता हूँ जी आपके कॉपीड ऑब्जेक्ट की तरफ, तो NTU1001 नासिर महमूद 3.98 ठीक हो गया। अब आती है जी हमारी इम्पोर्टेंट बात की व्हाट विल हैपन। अब हमने ज़रा इनको कॉपीड को चेंज किया है रजिस्ट्रेशन नंबर, और ओरिजिनल का CGP चेंज किया है। अब कॉपी कर तो आके क्या है, अब सिर्फ एक वक्त में एक चीज़ को देखते हैं। ओरिजिनल का हम सिर्फ कॉपीड का हमने सिर्फ रजिस्ट्रेशन नंबर चेंज किया। अब हमारे पास दो रजिस्ट्रेशन होने चाहिए, NTU1001 एंड NTU1002। NTU1001 NTU1002, ये हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। अब इसको भी चेक कर लेते हैं कि इसमें कोई इशू नहीं है। अब हमारे पास यहाँ पे CGP भी 2 होने चाहिए एंड रजिस्ट्रेशन नंबर भी 2। तो NTU1001 रजिस्ट्रेशन नंबर है, CGP 3.56। यहाँ पे देख लीजिए NTU1002 एंड CGP 3.98 एंड दैट्स आवर अचीव। तो ये हमने अचीव कर लिया जी आज डीप कॉपी लिखना। तो अब मेरा ख्याल है आपको इसकी अंडरस्टैंडिंग हो गई है कि जनाब ये मैंने सब आपके सामने कर दिया। आई होप कि अब आपको इसका आइडिया हो चुका होगा। तो दैट वाज आवर टुडेज लेक्चर। तो अब मैं उम्मीद करूँगा आप लोगों से कि आप लोगों को समझ आ गई है कॉपी कंस्ट्रक्टर क्या होता है, क्या हमें इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है, और अगर हम डिफ़ॉल्ट बिहेवियर जो है कंपाइलर्स का उसके थ्रू कॉपी करेंगे स्टेट्स को या ऑब्जेक्ट को तो क्या प्रॉब्लम आ जाएंगे। और शैलो में और भी इसका जो इस चीज़ को बाय डिफ़ॉल्ट जो कंपाइलर हमारे लिए कॉपी जनरेट करता है उसको हम कहते हैं शैलो कॉपी। और जो इसका प्रॉब्लम क्या है, इसमें मेमोरी डेंगलिंग के इशू आएंगे। एक बैंक अकाउंट दो लोग या एक बेसिकली इसकी पॉइंट ऑफ व्यू से एक मेमोरी लोकेशन दो लोग हैं उसको एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसका सोल्यूशन क्या है, इसका सोल्यूशन ये है कि हम कंपाइलर जनरेटर कॉपी पे लाई नहीं कर सकते, या हम कंपाइलर जनरेटर जो इसका फिनोमिनन है उस पर लाई नहीं कर सकते। वी हैव टू राइट आवर ओन कोड, दैट कोड इज कॉल्ड डीप कॉपी। अब इसमें क्या होगा, यहाँ पे दो चीज़ें हमें चाहिए। न्यू के साथ डायनामिक मेमोरी एलोकेट होगी, जैसे हमने कहा स्टूडेंट कॉपी इज इक्वल टू न्यू स्टूडेंट ओरिजिनल, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल न्यू के थ्रू हमें एक डायनामिक मेमोरी एलोकेशन वाला प्रॉब्लम हमने हल किया, डायनामिक मेमोरी ली है ताकि दो स्पेस अलग क्रिएट हो जाए। अब सेकंड नंबर पे हमने क्या किया, कॉपी कंस्ट्रक्टर में जाकर के स्टेट बाय स्टेट कॉपी किया। हमने कहा जी STD डॉट रजिस्ट्रेशन नंबर जो है उसको रजिस्ट्रेशन नंबर को पास कर दो, STD जो नेम है उसको नेम को साइन कर दो, एंड STD डॉट जो CGP है उसको CGP को साइन कर दो। तो इस तरह से हम लोगों ने जा करके स्टेट बाय स्टेट फील्ड बाय फील्ड डेटा को एट्रीब्यूट बाय एट्रीब्यूट डेटा को कॉपी किया। तो इससे क्या हुआ, इससे डायनामिक मेमोरी एलोकेशन भी होगी, स्टेट बाय स्टेट कॉपी भी होगी। अब ये दो दुनिया डिफरेंट टू डिफरेंट चावलों के प्लेट्स हैं, टू डिफरेंट बैंक अकाउंट्स हैं, टू डिफरेंट लोकेशन है, टू डिफरेंट डेटा है। जैसे मर्जी आप इसको प्ले करते रहें, तो इससे हम कहते हैं डीप कॉपी। आई होप
थिंक विल बी क्लियर नो। तो अभी आपके माइंड में कुछ क्वेश्चन है, यू आर वेलकम। किसी और को मसला है तो मुझे बताइएगा प्लीज़। मैं इंशाल्लाह आपको कोई असाइनमेंट देने लगा हूँ। उस असाइनमेंट में आपने करना क्या है जी, उस असाइनमेंट में आपने करना है कि क्लास क्रिएट करनी है जो भी मैं आपको दूँगा। उसके बाद आपने 5-10 जितना मैं आपको बताऊँगा उतना रिकॉर्ड लेना है। उतना रिकॉर्ड लेने के बाद आप लोगों ने बताना है कि इसमें से वैसे मेरा ये आइडिया कि लैपटॉप की क्लास आप क्रिएट करेंगे, 5-10 लैपटॉप का डेटा लेंगे और आपने बताना है कि इनमें से कौन सा ऐसा लैपटॉप है जो सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव है। मतलब फ़र्ज़ की जिसकी प्राइस फ़र्ज़ की मैं कहता हूँ 80,000 है। अब ये नहीं बताना कि 80,000 सबसे एक्सपेंसिव प्राइस है। मैंने कहा है वो किसकी प्राइस है, वो किस मॉडल की प्राइस है, मुझे वो बताओ। मॉडल, नेम, प्राइस, ये तीनों चीज़ें आपने बतानी है। जो सबसे एक्सपेंसिव मॉडल होगा, मतलब जो सबसे एक्सपेंसिव लैपटॉप होगा उसका मॉडल कौन सा है, कंपनी कौन सी है, उसकी प्राइस कितनी है। ये है जी आपके असाइनमेंट। मैं इसको राइटिंग फॉर्म में लिख दूंगा और आपके पास इसको सॉल्व करने के लिए मैक्सिमम है 2 डेज़। मैं इंशाल्लाह इसका सोल्यूशन भी दूंगा। दोबारा देख लें, मैं आपको हिंट दे रहा हूँ, वरना मैं आपको हिंट नहीं। कि आपने करना क्या है कि लैपटॉप की क्लास लिखनी है। उस क्लास में आपने 10 लैपटॉप का डेटा यूज़र से लेना है और यूज़र से डेटा लेने के बाद आप लोगों ने बताना है कि इनमें सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव लैपटॉप जो है उसका मॉडल कौन सा है, कंपनी कौन सी है, इसकी प्राइस कितनी है। तो ये है जी आपकी असाइनमेंट नंबर 1, 5 नंबरों की। तो हम करेंगे क्या, 5 मार्क्स की 3 असाइनमेंट लेके आएंगे और ये बन जाएगी हमारे 15 मार्क्स एंड 15 मार्क्स का आपका होगा जी कोर्स प्रोजेक्ट। तो अभी अपने माइंड में सोचना शुरू कर दें कि मैं वैसे 2 लोग प्रेफर करता हूँ, तो चले मैं आपके मामले में 3 लोगों को प्रेफर कर दूंगा। अब मुझे नहीं पता, एक्चुअली हमें यहाँ पे मिलना पड़ता है डेटाबेस के लोगों से। तो डेटाबेस के लोग अगर 3 प्रेफर करेंगे, 2 प्रेफर करेंगे, हमें उस हिसाब से 2-3 पे शिफ्ट करना होगा। लेकिन मैं फ़िलहाल, आप माइंड में रखेंगे 3 लोग मिलके इसको काम करेंगे। और मुझे ये जो स्टेटमेंट है ना, मिल के किया है, मुझे सख्त बुरी लगती है ये मिल के किया वाला काम है। तो आपने अपना अपना काम प्रेजेंट करना है। मतलब जिसने जो आपने काम किया, 3 ग्रुप में, ग्रुप ए है, उसने क्या काम किया वो अपना काम प्रेजेंट करेगा, टू अपना काम बताएगा। ये नहीं कि मैंने हम देखिए, हम बात कर रहे हैं ऑब्जेक्ट प्रोग्रामिंग की, तो कोडिंग में आपने क्या किया, प्रोजेक्ट की कोडिंग में आपने क्या किया, ये आपका काम है। तो हर बंदा अपना अपना काम रिप्रेजेंट करेगा और जो आप में से एक बंदा ऐसा होगा जिसको मैं लीड कहूँगा। टीम लीड रिस्पॉन्सिबल होगा इस पूरी टीम को मैनेज करके रखे, इनसे काम करवाए और डेडलाइन को मीट करे। तो अगर खुदा ना खास्ता आपका कोई बंदा अपना काम रिप्रेजेंट ना कर सका, ही शी विल फेल। और स्पेसिफिक तौर पर जो टीम लीड तो बेचारा स्पेशल गया। तो आपने जब मुझे डॉक्यूमेंटेशन भेजनी है तो उसमें सबसे पहले बताना कौन से लोग हैं, कौन से 3 लोग हैं जो काम करेंगे, उनका रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है, आपका टाइटल क्या है प्रोजेक्ट का, और मैक्सिमम 1 पेज में उसकी डिस्क्रिप्शन, आप उसमें क्या चीज़ अचीव करना चाहते हैं, उसमें आप करेंगे क्या। तो यकीन कीजिए मेडिकल स्टोर मैनेजमेंट सिस्टम वगैरह सब बहुत अच्छे बन चुके हैं, कुछ नई चीज़ लेके आए। देखें यहाँ पे प्रोजेक्ट डेवलप, ये इस विजन के साथ कि मैं इसको एक्सपेंड करते करते हम इसको एक्सपेंड करेंगे। फर्स्ट के आपका जो प्रोजेक्ट है, अगर इसी प्रोजेक्ट को आप वेब पे लीजिए, इसी प्रोजेक्ट को एंड्रॉइड के समय में, इसी प्रोजेक्ट को फार्मर प्रोजेक्ट के तौर पर लीजिए, फिर आपकी प्रोडक्ट बन जाएगी बड़ी सी। बजाय कि आप आपने एक प्रोजेक्ट किया उसको उठा कर फेंक देंगे फिर नेक्स्ट मूव करेंगे, ये ना करें। कोई एक प्रोजेक्ट सोचें, कोई एक आइडिया सोचें और अभी से उसको इम्प्लीमेंट शुरू कर दें, ताकि 7 सेमेस्टर तक वो काफ़ी मेच्योर हो चुका हो, वो आपकी प्रोडक्ट आपके लिए एक इनकम जनरेट कर दे इस चीज़ को। तो एक स्पेसिफिक एक यूनिक आइडिया के साथ हैं। अगर फर्ज करें यूनिक आइडिया नहीं भी, एग्जांपल यूट्यूब है, तो यूट्यूब में एक ऐसा फीचर जो पहले नहीं आप उसमें इंसर्ट कर दें, हम कहेंगे यस ये दैट्स एक्सेप्टेबल। लेकिन कोशिश करें मार्केट जाएं, उन लोगों से काम लें, वर्कशॉप वालों के पास जाएं, सब्जी वाले, फ्रूट्स वाले, या वट जो जो भी हैं उनके पास जाएं, जहाँ पे सॉफ्टवेयर नहीं, उन्हें बताएं आपको क्या सॉफ्टवेयर है, उनको फ्री ऑफ कास्ट दें। इससे क्या होगा, आपकी गुडविल डेवलप हो जाएगी अभी से मार्केट में कि इस इलाके में सॉफ्टवेयर इंजीनियर जो काम करते हैं। तो इस तरह से क्या होगा, एक सेमेस्टर के बाद आपको काम मिलना शुरू हो जाएगा प्रैक्टिकली तौर पर। तो इसकी तरफ सोचें, जहाँ पे आप फंसेंगे वही आशिक हक यू। तो आप हमें बताएं, इंशाल्लाह हम आपकी जितनी जल्दी हक हो सके करेंगे। बट ये जो अपने अंदर से सुस्ती के बाहर फेंकें और ये सोचें कि जी इस सेमेस्टर के बाद आपने प्रैक्टिकली एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में एक बेहतरीन अभी से नाम प्रोड्यूस कर लेना अपना। ठीक है, तो मार्केट जाएं, उनके प्रॉब्लम को समझें, उनके प्रॉब्लम को ऑटोमेट करके दें, डिप्लॉय करके दें। इंशाल्लाह जहाँ जिस तक हो सके वी विल हेल्प यू।
तो ये था जी हमारा आज का लेक्चर। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन, यू आर वेलकम थ्रू यूट्यूब, यू आर वेलकम थ्रू व्हाट्सएप, यू आर वेलकम थ्रू emails, but I would often don't email me for questions। इसकी रीज़न ये है कि मेरा बिलीव ये है कि अगर फर्ज करें आपके मन में क्वेश्चन आया है, अगर आप उसको ग्रुप पे पब्लिश कर देंगे, आप उसको यूट्यूब पे पब्लिश कर देंगे, तो वो प्रॉब्लम बाकी लोगों तक भी पहुँच जाए, तो उसका सोल्यूशन भी बाकी लोगों तक पहुँच जाए। तो ये इसके पीछे मेरी कहानी है जी। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आप एक और बड़े मज़े के कंसेप्ट के साथ वापस आएंगे। तो अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अंटिल नेक्स्ट लेक्चर, अल्लाह हाफिज़।